बिपरजॉय गुजरात में दस्तक दे चुका है। इसका जमीनी असर भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के संदर्भ में भी बात करें तो आशंका जताई जा रही है कि बिपरजॉय का यहां पर बहुत असर देखने को मिलेगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस चक्रवाती तूफान का जो असर है राजस्थान में किस तरह से देखने को मिलेगा। राधेश्याम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत दूरदर्शन समाचारों में। धन्यवाद। राधेश्याम जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये चक्रवात आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, चक्रवात मूल रूप से समुद्री इलाकों के ऊपर बनते हैं और सामान्य भाषा में यदि बोलें तो ये एक अति कम दबाव का सिस्टम होता है। सामान्यतया समुद्र के ऊपर एक हवाओं का चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बनता है और धीरे धीरे लगातार ये 1-2 दिन लगातार यदि उसी क्षेत्र के ऊपर बना रहे और उस क्षेत्र का जो समुद्र के पानी का तापमान भी यदि 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो और ऊपरी वातावरण यदि फेवरेबल हो तो ये सर्कुलेशन जो है वो धीरे धीरे उस क्षेत्र के ऊपर में दबाव को जो है वो कम करने लगता है और लगातार यदि 2-3 दिनों तक ये परिस्थिति कंटिन्यू रहती है समुद्री इलाकों में तो ये धीरे धीरे प्रेशर जो है वो उसमें कमी आती रहती है और जो हवाएं जो है वो चक्रवाती सर्कुलेशन के मोड में वो घूमने लगती है। तो उत्तरी ध्रुव में जो भी चक्रवात होते हैं उसमें हवाएं जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है और जैसे जैसे प्रेशर में फॉल होता है, दबाव कम होता है, उसी हिसाब से हवाओं की गति जो है वो बढ़ती जाती है और उसी के आधार पे जो तूफानों को अलग अलग कैटेगरी में बनाया गया है। जब हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो जाती है तो ये तूफान कहलाता है और जैसे जैसे इसमें हवा की गति बढ़ती है तो इसको सीवियर देन वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में कहा जाता है। जी सर, इसकी प्रकार आपने बताया, तूफान के प्रकार हैं, तो अगर राजस्थान के प्रदेश में, क्योंकि अभी गुजरात पे अभी अभी हमें खबर मिली है कि लैंडफॉल शुरू हुआ है, तो ज़मीनी स्तर पर इसका असर अब शुरू हो चुका है। राजस्थान में क्या असर देखते हैं, कब होगा, कल या कुछ क्या संभावना आपको देखते हैं? देखिए, राजस्थान के लिए यदि बात करें तो आज शाम के समय अभी जो है वो कच्छ और आसपास के इलाकों में अभी लैंडफॉल प्रोसेस जारी है और लैंडफॉल होने के बाद ये सिस्टम लगातार जो है वो उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, यानी जो जोधपुर संभाग के जो इलाके हैं जैसलमेर बाड़मेर उस जिले की तरफ में आगे बढ़ेगा और लगभग आज से यदि देखें अब से तो करीब 24 घंटों बाद ये राजस्थान में प्रवेश करेगा और इतने समय के अंदर जो है वो ये साइक्लोन जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर भी होगा। तो जब तक ये राजस्थान में प्रवेश करेगा 16 जून को दोपहर या शाम के समय, उस समय तक यह सिस्टम साइक्लोन यानी चक्रवात की कैटेगरी से एक स्टेप नीचे डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन के रूप में प्रवेश करेगा। तो उस समय जो हवाओं की गति होगी तो वो जो है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं साउथ वेस्ट राजस्थान यानी जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के जो इलाके हैं वहाँ पे 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं कल दिन भर और शाम के समय देखने को मिल सकती है। जी सर, राजस्थान परिदृश्य में अगर हम बात करते हैं तो रिहायशी इलाके भी होते हैं और ग्रामीण इलाकों भी में होता है, तो इन दोनों के लिए जो किसान भी हैं और पशुधन भी है, आपकी क्या राय रहेगी, क्या सलाह रहेगी कि उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए? देखिए, सबसे पहले इस तूफान का जो असर राजस्थान में होगा वो जो है वो भारी बारिश के रूप में मेन जो डिजास्टर के रूप में देख रहे हैं। तो 16 जून से ही इस सिस्टम का असर जो है वो जोधपुर संभाग के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश के रूप में शुरू हो जाएगा। 17 जून को यदि देखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो धीरे धीरे और जोधपुर की तरफ से आगे बढ़ के अजमेर और जयपुर संभाग की तरफ बढ़ेगा, साथ ही साथ कमज़ोर भी होगा। तो जो मुख्य जो इस सिस्टम का असर है वो भारी बारिश का जो है वो रहेगा राजस्थान में, हवाओं का इतना प्रभाव नहीं रहेगा। तो जो आम जन और किसानों के लिए यदि बात करें तो मुख्य रूप से बारिश की वजह से अपने यदि आसपास में जो निचले इलाके हैं या जो बरसाती नदी नाले के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी काफ़ी दिनों से ड्राई कंडीशन होने की वजह से कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर बने हैं या कोई पशु धन यदि यहाँ पे बांधा हुआ है या अभी व्यवस्था की हुई है, तो ऐसे जगह को आइडेंटिफाई करके हमारे को पहले से ये चिन्हित करके अपने आप को ये तैयार रहना है कि यदि ऐसी सिचुएशन होती है, लो लाइंग एरियाज में पानी भरता है, फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन यदि होती है, तो जो सेफर प्लेस है, नियरेस्ट सेफर प्लेस है, वहाँ पे मूव करें।
इसके अलावा तेज हवाओं से भी प्रभाव हो सकता है। बड़े जो पेड़ है या जो कच्चे स्ट्रक्चर है, होर्डिंग्स वगैरह है, उनसे भी हो सके तो पेड़ों से दूर रहें। पशुधन को भी बड़े पेड़ों के नीचे ना बांधें। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो करके रखें। बहुत ज़्यादा पैनिक होने या घबराने जैसी परिस्थिति नहीं है। सर, आमतौर पे देखा गया है कि जो समुद्री इलाके होते हैं वहीं पर ही चक्रवात आता है। राजस्थान के जो परिदृश्य है उसके परिवेश में हम देख रहे हैं तो कम ही देखने को मिला ऐसा। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, राजस्थान में डायरेक्ट कोई समुद्र की सीमा नहीं लगती है। तो जो भी चक्रवाती तूफान अरब सागर में बनते हैं सामान्यतया गुजरात से होते हुए राजस्थान की तरफ पहुंचते हैं। और यदि पहले के भी यदि हिस्ट्री में देखें तो ज़्यादातर जो तूफान है राजस्थान में पहुंचते पहुंचते कमज़ोर होकर वो एक स्टेप नीचे डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के रूप में आते हैं। तो डायरेक्ट तूफान का खतरा राजस्थान में कम है। लेकिन फिर भी यदि देखें 2021 में भी ताउते तूफान जो है वो इसी तरह से गुजरात से होते हुए साउथ राजस्थान में प्रवेश किया था। काफ़ी वेरी हेवी रेन भी हुई थी। इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16 से 18 जून के दौरान राजस्थान में काफ़ी भारी बारिश का दौर रहेगा। तो राजस्थान में साइक्लोन का असर जो है वो कभी कभार देखने को मिलता है, विशेष रूप से मानसून से जस्ट पहले और मानसून के जो बाद का जो पीरियड है तो उस दौरान जो है। हालांकि मानसून के बाद में जो तूफान बनते हैं वो बंगाल की खाड़ी के ज़्यादा रहते हैं, तो उसका असर राजस्थान में नहीं होता है। तो अरब सागर की खाड़ी वाले जो सिस्टम है कभी कभार जो उनका मूवमेंट है राजस्थान की तरफ होता है। सर, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, जैसे समुद्र है, पानी वाला इलाका होता है और ज़मीनी सतह काफ़ी नीचे तक है, और एक सतही हम बात करें राजस्थान की, तो इन जगहों पर फ़र्क होता है चक्रवात का या तूफान का? बिल्कुल। देखिए, जब सबसे पहले तो ये चक्रवाती तूफान मैंने बताया कि समुद्र के ऊपर ही बनते हैं और लगातार 2 से 4 दिन या 5 दिन यदि वो समुद्री एरिया में बने रहे तो वो काफ़ी इंटेंस होते जाते हैं। और धीरे धीरे जब ये लैंडफॉल करते हैं यानी कि समुद्र से उतरकर जब ज़मीन पर आते हैं तो एकाएक जो है वो प्रोसेस जो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है कि जो पहले समुद्र के इलाके में पानी की सतह के ऊपर हवाओं के साथ में फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता है। इसके अलावा मॉइस्चर भी उसको कंटिन्यूस जो है वो लार्ज स्केल पे मिलता रहता है। तो जैसे ही वो लैंड पे आता है सिस्टम, तो एक तो उसका निचले स्तर से मॉइस्चर की सप्लाई जो है वो कट हो जाती है, यानी जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कट हो जाता है। दूसरा, सतह के ऊपर में आने से पेड़ है, अलग अलग एक्सपोजर है, चाहे कोई पहाड़ी है या बिल्डिंग्स है, तो उससे विंड्स के साथ में इंटरेक्शन होके फ्रिक्शन जो है वो एकाएक बढ़ जाता है। तो जैसे ही लैंडफॉल करता है तो अगले 10 से 20 घंटों में देखते हैं तेजी से इसकी इंटेंसिटी कम होती है। हालांकि विंड्स में इतना मॉइस्चर इसके साथ में रहता है तो अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश का दौर जो है वो मिलता रहता है। सर, एक इसके नाम को लेकर भी है चर्चाएं काफ़ी, बिपरजॉय। तो नाम को लेकर के सर क्या मापदंड होते हैं, कौन दे सकता है, क्या इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, चक्रवाती तूफान के नाम जो है वो पहले से ही विश्व मौसम संगठन WMO के द्वारा अप्रूव्ड होकर के तैयार रहते हैं। भारतीय या यदि हमारे रीजन की बात करें, हिंद महासागर में जो भी चक्रवाती तूफान बनते हैं उन हिंद महासागर से लगने वाले जितने भी देश हैं उन सभी देशों के द्वारा चक्रवाती आने वाले सालों में चक्रवाती तूफानों के नाम पहले से प्रपोज किए जाते हैं। उसमें भारत एक मुख्य देश है, इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इसके अलावा जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये जो कोस्टल जो कंट्रीज है वो अपनी ओर से एक कुछ नाम जो है वो प्रपोज करते हैं और WMO की जो कमेटी जो है वो उन हर एक देशों से जो नाम भेजे जाते हैं उनको सेलेक्ट करके फाइनल अप्रूव होता है। उसके बाद 1 by 1 प्रत्येक कंट्री का जो है वो पहले से तय रहता है। तो अब से जब भी नेक्स्ट जब साइक्लोन आता है या जब भी आएगा तो पहले से डिसाइडेड होता है कि ये अगली बार के लिए ये नाम रहेगा और जो है वो उस कंट्री के तरफ से दिया गया है। तो इस प्रकार से अल्टरनेट 1 by 1 कंट्री का नाम आता रहता है और पहले से ये नाम जो है वो तय होता है। इस बार शायद बांग्लादेश ने ये नाम दिया है। इस बार बांग्लादेश। सर, एक हमारी दर्शकों के लिए क्या मैसेज, आम पब्लिक है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आम पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि घबराने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास में यदि
तेज़ बारिश या तेज़ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी होती है तो जस्ट सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि लो लाइंग एरियाज या जो नदी नाले के जो इलाके हैं हो सके तो उनसे दूर रहें, क्योंकि तेज़ बारिश में हो सकता है कि आसपास के इलाकों का पानी भी उस एरिया में पहुंच सकता है। जी, और आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बिपरजॉय पर ये खास जानकारी मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा जी दे रहे थे। इनका बहुत बहुत